तो लास्ट टाइम पे जो हम लोगों का रिजल्ट था सिर्फ आइगन वेक्टर्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स corresponding to distinct eigenvalues are orthogonal. Write down the argument proof. Let A belongs to Mn, F की जगह सीधे C लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट है. Let A belongs to Mn, C be हर्मिशियन मैट्रिक्स. अगर ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की डिफिनेशन तुरंत लिख लो. ए स्टार यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए. हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये होगा, पहली लाइन यही इंप्लाई हो जाएगा. लेट एक्स एंड वाई बी आइगन वेक्टर्स ऑफ ए corresponding to distinct eigenvalues lambda and mu. ठीक है, lambda and mu. देन तुरंत आइगन वैल्यू की डिफिनेशन लगाओगे. देन ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन x इक्वल टू लेमडा एक्स एंड ए वाई इक्वल टू ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन y इक्वल टू म्यू इंटू वाई. सिर्फ जो डिफिनेशन वो यूज कर दी है. अगर मान रहे हो कि एक्स वाई आइगन वेक्टर्स हैं करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लेमडा एंड म्यू, तुरंत आइगन वैल्यूज की डिफिनेशन लगा दिए. ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, ए वाई इक्वल टू म्यू वाई. नाउ वी शो दैट, आपको दिखाना क्या है कि x और y ऑर्थोगोनल है. मींस x इनर प्रोडक्ट y इज 0. x इनर प्रोडक्ट y इज, थोड़ा एक यहाँ ऐसे लिखना x इनर प्रोडक्ट y, थोड़ा समझने की कोशिश करो. जब भी आप ऐसा लिख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है. ये बात मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन अंडरस्टूड रहता है, अजम्प्टेड रहता है. कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट है और उस पे स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है. स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, कभी कभी उसी का नाम लिख दिया जाता है यूनिटरी इनर प्रोडक्ट. ये वाला अगर कॉम्प्लेक्स आपका इनर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये समझो कि Cn ओवर सी, ये है Cn ओवर सी कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट आपको याद होगा कैसे था कि एक्स वाई इक्वल टू x1 y1 बार, x2 y2 बार, डॉट 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 xn y1 बार. ठीक, तो यही वाला इनर प्रोडक्ट यहाँ लिया जा रहा है. मैं लिख भी दे रहा हूँ कि कंसीडर द स्टैंडर्ड, जब न दिया जाए तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन v, और v यहाँ Cn है, ये ध्यान रखना. तो x और y होंगे, x और y आइगन वेक्टर्स, ये कहाँ के होंगे? Cn के एलिमेंट होंगे. आपके x Fn का एलिमेंट होता है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Fn, और f यहाँ Cn है. इसका मतलब x नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Cn है और y भी आपका नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Fn है और f की जगह यहाँ C है. इसका मतलब y भी आपका नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Cn है. ये कहीं कोने में आप लिख देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ f आप C लेके चल रहे हो, f आप C लेके चल रहे हो. कंसीडर द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन v, और v आपका Cn है, गिवन बाई इनर प्रोडक्ट x1 x2 डॉट डॉट डॉट. Cn के एलिमेंट को कॉलम वेक्टर की तरह लिख रहे हो, xn
y1 y2 डॉट 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 yn इक्वल टू Cn के एलिमेंट को आप एज ए कॉलम वेक्टर देख रहे हो। तो पहला एलिमेंट Cn से x1 x2 xn n टपिल यानी n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, दूसरा एलिमेंट y1 y2 yn यानी n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या करेगा, x1 y1 बार x2 y2 बार प्लस डॉट 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 xn yn बार। तो V यहाँ क्या वेक्टर स्पेस Cn है। अगर आपकी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो V यहाँ Cn होगा, तुरंत वेक्टर स्पेस जो होगा वो Cn होगा। F के ऊपर होता तो Fn लेते, C है तो Cn होगा। और उस पर इनर प्रोडक्ट कौन सा ले रहे हो, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट जो यहाँ लिखे हो, तो यहाँ लिखे हो इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस। हाँ बस यहाँ क्या होगा कि आप Cn के एलिमेंट को ऐसे नहीं लिख करके कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो, कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो, अब नाउ लेमडा टाइम्स एक्स स्टार वाई, लेमडा टाइम्स ये लेके चलते हैं लेमडा एक्स, एक्स स्टार का मतलब एक्स खुद कॉलम वेक्टर है, ठीक है, एक्स खुद कॉलम वेक्टर है, x1 x2 xn कॉलम वेक्टर n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, उसका आप एडजॉइंट ले रहे हो यानी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाई। इसको लिख सकते हो लेमडा एक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वाई। सब में ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है लेमडा, इसके बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। ये प्रियांशु जो ये लिखा है ये एक्स स्टार समझ रहे हो ना, ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ एक्स है, एडजॉइंट ऑफ एक्स। तो ये अगर इसको देखो, अगर एक्स ये आपका एक्स x1 x2 xn, एक चीज थोड़ा समझ के करो तो एक्स स्टार क्या आएगा, हर चीज का बार ले लोगे और फिर ट्रांसपोज, तो इस तरह से दिखेगा x1 बार x2 बार x2 बार xn बार, ऐसे दिखेगा ना। फिर आपका पहले बार निकालोगे तो बार निकालोगे सब पे बार आ जाएगा, और फिर ट्रांसपोज लोगे तो कॉलम वेक्टर रो वेक्टर में चेंज हो जाएगा। एक्स स्टार बेसिकली ऐसे दिखेगा आपका, एक्स स्टार ऐसे दिखेगा। और वाई आपका कॉलम मैट्रिक्स है y1 y2 yn, इनके बीच में जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एक अगेन मैट्रिक्स आएगा और उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई किया। अब थोड़ा सोच के बताओ, जो एक्स स्टार है तुम्हारा वो n 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी कि नहीं, एक रो n कॉलम, और y जो तुम्हारा है वो y1 y2 yn इस तरह से होगा कॉलम वेक्टर। तो ये आपका n क्रॉस 1 का, अब दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे एक्स स्टार y, तो आपका क्या आएगा, ये n गायब होगा, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जाएंगे तो यानी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मतलब आपका कोई एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और जब आपका 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होती है तो सीधे आप AIJ लिख देते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखते हो। तो ये जो आएगा एक्स स्टार वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यही बात आप कल पूछे थे, फिर मैं बता रहा हूँ, एक्स स्टार वाई एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, और 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मतलब C के ऊपर एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। वो आप जान रहे हो क्या होगा, x1 बार y1 x2 बार y2 x1 बार y1 जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x1 बार y1 प्लस x2 बार y2 प्लस xn बार yn, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ जो ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसको हमने क्या लिख दिया, लेमडा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स का स्टार यानी एडजॉइंट ऑफ लेमडा एक्स इनटू वाई। यू कैन राइट दिस लेमडा एडजॉइंट ऑफ एक्स, और यहाँ बार आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जनरल करते हो कि ये आपको रिजल्ट यूज कर रहे हो, ये अल्फा ए का अगर एडजॉइंट निकाल रहे हो तो क्या आता था, अल्फा बार ए स्टार, वही यूज कर रहे हो। अल्फा ए का जब स्टार निकालते थे एडजॉइंट ऑफ अल्फा ए, अल्फा बार ए स्टार, लेमडा एक्स का अगर आप एडजॉइंट निकाल रहे हो, स्टार निकाल रहे हो, इसका मतलब लेमडा बार एक्स स्टार के बराबर आएगा, की जगह ये हो गया, ठीक है, लेमडा बार एक्स स्टार के बराबर आ गया। क्या
ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ना। अरे हो ये तो यहाँ थोड़ा, ये आपका लेमडा, एक लेमडा एक्स स्टार वाई, मतलब इन दोनों को एक साथ कर लिया, लेमडा एक्स स्टार वाई। आज क्लास में फोन वोन सब आपको, लेमडा एक्स, ये सही, लेमडा मतलब पहले दो में लेमडा एक्स स्टार इंटू वाई। अब लेमडा स्टार, लेमडा एक्स स्टार वाई, या है आपका लेमडा एक्स स्टार वाई। इसको लिख सकते हो, दिस इज नथिंग, लेमडा एक्स स्टार को क्या लिख सकते हो, लेमडा एक्स स्टार को, हाँ लेमडा बार एक्स का स्टार, ये लिख सकते हो, लेमडा बार एक्स का स्टार। फिर जब ये खोलोगे स्टार तो यही निकल के आ जाएगा, दो बार बार करोगे लेमडा एक्स स्टार, ये कर सकते हो वाई। सोच के बताना प्रियांशु यार, लेमडा बार क्या हो जाएगा। आपकी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और लेमडा आइगन वैल्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की, और हर्मिशियन मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू रियल होती, कल प्रूव कर दिया गया था। लेमडा बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ लेमडा बार इक्वल टू लेमडा ही आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स आपकी हर्मिशियन है। दिस इज इक्वल टू लेमडा एक्स का स्टार मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वाई। रीजन बगल में लिख देना, एज एज आपका जो गिवन मैट्रिक्स है, एज जो आपका, एज लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स ए, हर्मिशियन मैट्रिक्स ए। रीजन आप ज्यादा से ज्यादा हर्मिशियन मैट्रिक्स ए, एंड सो अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है वो रियल होगी, और रियल होगी तो लेमडा बार आपका लेमडा के बराबर ही होगा, क्योंकि आप इसके पहले प्रूव कर चुके हो। लेमडा आइगन वैल्यू है ए की, और ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रियल होती है, उसका कॉन्जुगेट वही आएगा, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही आएगा, लेमडा बार इक्वल टू लेमडा। अब फिर लेमडा एक्स की जगह क्या रख दोगे, ऊपर लिखे हो सब, लेमडा एक्स की जगह क्या लिख दोगे, ए एक्स, ए एक्स, ए एक्स का स्टार इंटू वाई, ए एक्स का स्टार इंटू वाई। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए एक्स, तो ये आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एक्स स्टार ए स्टार इंटू वाई। अब कहानी खत्म होने वाली है प्रियांशु, अंतिम चरण में बहुत छोटे छोटे प्रूफ होते हैं। एक्स स्टार, ये समझ रहे हो ना, रिवर्सल लॉ लगा रहे हो, एक्स स्टार इंटू ए स्टार इंटू वाई, एक्स स्टार इंटू ए, क्योंकि ए आपका हर्मिशियन है तो ए स्टार क्या हो जाएगा, ए, इसकी जगह चुपचाप रख दो एक्स स्टार ए, ए स्टार की जगह ए रख दिया, वाई एज, क्योंकि ए हर्मिशियन है तो ए स्टार बराबर ए आप ऊपर लिखे हो, ए स्टार की जगह चुपचाप ए रख दिए। ऐसे इत्मीनान से आप एग्जाम में भी करना, बहुत आराम से गहरी सांस लेकर के। और एक्स स्टार ए वाई आपका क्या ऊपर लिखे हो, ए वाई क्या है, म्यू वाई, ये तो है म्यू वाई, ए वाई क्या आपका म्यू वाई, म्यू स्केलर है तो म्यू को पीछे कर लो, तो एक्स स्टार वाई। अब शुरू से देखो तो कौन किसके बराबर आ गया, सो वी हैव शुरू से देखो, आप लेके चले गए थे लेमडा एक्स स्टार वाई बराबर क्या आ गया, म्यू एक्स स्टार वाई। तो वी हैव लेमडा एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू म्यू एक्स स्टार वाई। इसको इस साइड कर लो, आर लेमडा माइनस, क्योंकि ये दोनों सेम है, लेमडा माइनस म्यू एक्स स्टार वाई इक्वल टू जीरो, एक्स स्टार वाई इक्वल टू जीरो। एक बात, आप कह रहे हो कि लेमडा और म्यू डिस्टिंक्ट है, लेमडा और म्यू डिस्टिंक्ट है, लेमडा नॉट इक्वल टू म्यू, क्या लेमडा माइनस म्यू जीरो होगा, तो अगर ये दो और इसका प्रोडक्ट जीरो है, एक चीज यहाँ सोच के थोड़ा बताना, ये जो जीरो लिखे हो ये क्या है, मैट्रिक्स है कि कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि एक्स स्टार वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो आपको यहाँ समझाया था अभी, एक्स स्टार वाई जब निकाले थे आपका 1x1 की मैट्रिक्स आया था, ठीक है, यानी x1 बार y1 प्लस x2 बार y2 प्लस डॉट 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 xn बार yn, यही तो आया था कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सी का एलिमेंट, लिख भी नहीं चलो, ये सी का एलिमेंट है, और ये तो आपका सी का एलिमेंट है ही, क्योंकि फील्ड आप कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ले रहे हो तो फील्ड आपकी सी है, ये भी सी का एलिमेंट, ये भी सी का एलिमेंट, सी फील्ड है। और अगर फील्ड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर फील्ड के अंदर कोई भी फील्ड हो जनरल, ए इंटू बी बराबर ए फील्ड मल्टीप्लीकेशन बी बराबर 0 है, तो आइदर ए 0 होगा या बी 0 होगा। तुम अगले साल अलजेब्रा पढ़ोगे तो फील्ड की नहीं, इंटीग्रल डोमेन एक शब्द आता है, ये इंटीग्रल डोमेन के अंदर भी वैलिड है। तो चूंकि यहाँ सी फील्ड है, और सी फील्ड के अंदर अगर दो फील्ड के एलिमेंट को फील्ड मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर करोगे, तो प्रूव किया जाता है या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। अब यहाँ से आप अगर आपका कंफर्म हो जाए कि ये 0 नहीं है, तो आपका क्या होना पड़ेगा, ए को 0 होना पड़ेगा। वही कहानी यहाँ भी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड है, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर सोचो, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 0 नहीं है क्योंकि लेमडा म्यू के बराबर नहीं है, फिर इसको क्या होना पड़ेगा, 0। दिस implies दैट होना, दिस implies दैट एक्स स्टार वाई इक्वल टू एज लेमडा इज नॉट इक्वल टू म्यू, लेमडा क्योंकि म्यू के बराबर नहीं है तो लेमडा माइनस म्यू नॉन 0 होगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 तो उसमें से एक को 0 होना पड़ेगा, अगर ये 0 नहीं है गारंटीड है क्योंकि लेमडा म्यू के बराबर नहीं है तो इसको 0 होना पड़ा। और यहीं से ऑर्थोगोनल आपको दिख रहा है, ये बेसिकली है क्या, अगर आपका x, आपका अगर x x1 x2 xn मान के चल रहे हो तो आपका ये x1 स्टार था, करके मैं दिखाया था अभी ना, x1 स्टार x2 स्टार ऐसी मैट्रिक्स आई थी, रो मैट्रिक्स, xn स्टार मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन y आपका क्या था, y1 y2 yn इक्वल टू 0। अरे x1 ये स्टार मत बनाएगा बार, ठीक है, बार x1 बार x2 बार xn बार, x स्टार y इक्वल टू 0, ये आपका ये निकल के आया था। वेयर, इसके बगल में लिख देना जो आप यूज कर रहे हो, वेयर x इक्वल टू कॉलम वेक्टर x1 x2 xn एंड y इक्वल टू कॉलम वेक्टर y1 y2 yn, और दोनों ही cn के मेंबर हैं, दोनों ही cn के मेंबर हैं। तो अगर ये x1 x2 xn, कैपिटल X आपका x1 x2 xn है, x स्टार यही निकल के आएगा। बार लोगे x स्टार का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, सबका बार लो लोगे और ट्रांसपोज करोगे तो रो वेक्टर में आ जाएगा, तो यही निकल के आएगा x स्टार, और ये y है। अब पहला रो या पहला कॉलम, ये पहला रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट x1 बार y1 प्लस x2 बार y2 प्लस डॉट 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 xn बार yn इक्वल टू 0 कॉम्प्लेक्स, हायर रो और करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए। अब प्रियांशु बताना स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के हिसाब से ये क्या है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के हिसाब से क्या है, दिस इज नथिंग बट इनर प्रोडक्ट किसका किसका, सोच के थोड़ा बताना, एक्स वाई का नहीं, इस बार वाला बाद में लिखो, ऐसे कर लो ना वाई, क्योंकि सब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, इसके बीच में सब कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन है, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन, और ये कॉम्प्लेक्स का एडिशन, ये कॉम्प्लेक्स का एडिशन। तो हमेशा जब स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट करते हो तो दूसरा वाला बार आता है ना, दूसरा वाला बार y1 x1 बार y2 x2 बार कम्यूट करा के लिख दिए yn xn बार इक्वल टू 0। अब आपका ये क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट y1 y2 डॉट 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 ym का इनर प्रोडक्ट y1 y2 yn का x1 x2 xn के साथ, मैं ऊपर डिफाइन किया हूँ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो y1 x1 बार प्लस y2 x2 बार प्लस yn xn बार,
यही लड़के थोड़ा सा गलती कर देते हैं, वो सीधे लिख देते हैं इनर प्रोडक्ट एक्स वाई, जबकि इनर प्रोडक्ट एक्स वाई नहीं आएगा, इनर प्रोडक्ट वाई एक्स आएगा, इनर प्रोडक्ट वाई एक्स आएगा। तो दैट इज नथिंग बट दिस इंप्लाइज, यही आपका क्या मान के चल रहे हो, यही तो आपका वाई है, तो दिस इज वाई, ठीक है, दिस इज वाई, और ये आपका एक्स है, दिस इज एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इंप्लाइज एक्स और वाई, चाहे वाई इनर प्रोडक्ट एक्स 0 आए चाहे एक्स इनर प्रोडक्ट 0 आए, बात एक ही है। यहां से कंप्यूट क्या करोगे, एक्स एंड वाई आर आर्थोगोनल, आर्थोगोनल, और यही आपको दिखाना था, आर्थोगोनल QED, प्रूफ इज ओवर। एक सवाल आपका यही बन गया, ये तो दिखाना था अगर एक्स वाई लेमडा और म्यू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं तो वो आर्थोगोनल हो जा रहे हैं, दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या हो रहा है 0, दे आर आर्थोगोनल। अब ये दो रिजल्ट आप मैट्रिक्स के लिए किए हो, एक की अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि सारी आइगन वैल्यू रियल होगी, कल किए, आज क्या कर लिए कि दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो आर्थोगोनल होंगे। यही सवाल कभी कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूछ देता है, मैट्रिक्स के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेम आप देखो रिजल्ट, लेट P be a finite dimensional inner product space over a field C, यानी आपका V कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है। Let P from V to V be a linear transformation P Hermitian linear transformation, P a Hermitian linear transformation, Hermitian linear transformation। जब भी हर्मिशियन का कॉन्सेप्ट होगा तो फील्ड आप सी ले लेना। लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर ए फील्ड सी, टी आपका क्या, वी से वी में हर्मिशियन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब टी स्टार बराबर टी, एडजॉइंट ऑफ टी बराबर टी। देन रिजल्ट वही है मैट्रिक्स का एनालॉग, देन ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर रियल। ये समझ रहे हो, आपकी बात क्या प्रूव करना, हर्मिशियन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सारी आइगन वैल्यूज रियल होंगी। कुछ करोगे नहीं, जो ऊपर सॉल्व किया थोड़ी देर आपको करना होगा, इससे एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स निकाल लेना, इससे एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स निकाल लेना, ठीक है। और आपको एक फैक्ट यूज कर दे रहा हूँ, फैक्ट क्या है, फैक्ट लिख लो जो प्रूफ में यूज करोगे। फैक्ट का प्रूफ में आपसे कभी पूछेगा ना मांगेगा, ठीक, कि लेट P from V to V be a linear transformation where P is a finite dimensional, ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी, V is a finite dimensional वेक्टर स्पेस V से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, where V is a finite dimensional वेक्टर स्पेस, then द आइगन वैल्यू। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, इससे एसोसिएटेड कितने मैट्रिसेस बना सकते हो, टी से एसोसिएटेड जितने भी आर्डर्ड बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। मान लो टी से एसोसिएटेड आपका मैट्रिक्स ए है, टी से आर्डर्ड बेसिस बी के रिस्पेक्ट, B1 के रिस्पेक्ट में, और मैट्रिक्स बी है आर्डर्ड बेसिस B2 के रिस्पेक्ट में, मैट्रिक्स सी आया आर्डर्ड बेसिस B3 के रिस्पेक्ट में, मैट्रिक्स डी आया आर्डर्ड बेसिस B4 के रिस्पेक्ट में, मैट्रिक्स ई आया आर्डर्ड बेसिस B5 के रिस्पेक्ट में। आप प्रूव कर चुके एक लीनियर, ये प्रूफ आपके नोट्स में, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एसोसिएटेड जितने भी मैट्रिसेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आप पढ़ना, ये सारे मैट्रिसेस क्या होंगे, सिमिलर मैट्रिसेस, ठीक है, सिमिलर मैट्रिसेस होंगे। अभी नेक्स्ट में आगे प्रूव कर दूंगा जो सिमिलर मैट्रिसेस होंगे, ठीक है, सिमिलर मैट्रिसेस सेम आइगन वैल्यू रखेंगे, बात सुनो, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, दो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, दोनों कंबाइन करके सोचना, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एसोसिएटेड जितने भी मैट्रिसेज होंगे सब सिमिलर होंगे,
और नेक्स्ट रिजल्ट एक आता है सिमिलर मैट्रिसेज हैव सेम आइगन वैल्यूज। इसका मतलब जो आइगन वैल्यू जिसका होगा वही आइगन वैल्यू जिसके होंगे, वही आइगन वैल्यू जिसके होंगे, वही आइगन वैल्यू जिसके होंगे, वही आइगन वैल्यूज इसके होंगे। ठीक है, जब सबके आइगन वैल्यूज वही हैं, इसका मतलब इसका आइगन वैल्यू डिफाइन करना मतलब इसमें से किसी एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू डिफाइन कर दो। जब ऐसी लिबर्टी मिले तो यही तो कर सकते हो, इसका आइगन वैल्यू डिफाइन करना तो मतलब एक आइगन वैल्यू बता दिए तो वही टी का भी हो जाएगा चाहे बी का, क्योंकि इन सब का आइगन वैल्यू सेम है। इसका आइगन वैल्यू डिफाइन कर दिया जाता है किसी भी एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू। तो देन द आइगन वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ टी आर द प्रिसाइजली मतलब सेम वही होंगे एग्जैक्टली, आर द आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर द प्रिसाइजली आइगन वैल्यूज ऑफ एनी मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, एसोसिएटेड टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑर्डर्ड बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रूफ भले आपके स्कोप से बाहर है लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऑर्डर्ड बेसिस पी। एक्ट बंद कर लो ये। इसका फायदा क्या होगा, इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, ये लीनियर अलजेब्रा में बहुत काम करता है। मैं मजा लो 25% सवाल इसी से निकलते हैं। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बीच में वी से वी में, तो टी की आइगन वैल्यू वही होगी जो उससे एसोसिएटेड किसी मैट्रिक्स की हो, उससे एसोसिएटेड किसी मैट्रिक्स की हो। फायदा क्या होगा, अब मान लो टी की आइगन वैल्यू निकालना है, बड़ा कठिन काम होता है। डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू निकालना बड़ा कठिन काम होता है, रादर की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालना, रादर की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालना। अब मान लो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया और उसकी आइगन वैल्यू डायरेक्ट निकालना कठिन है, उससे एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स निकाल लो, उसकी आइगन वैल्यू निकाल लो, जो उसकी आइगन वैल्यू होगी वही आइगन वैल्यू किसकी होगी, टी की। अब मोस्ट नेचुरल मैट्रिक्स निकालने के लिए बेसिस क्या चूज करोगे, तुम्हें बताओ। स्टैंडर्ड बेसिस। कितना आसान हो जाता है काम, ये रिजल्ट बहुत पावरफुल, कितना आसान हो जाता है। यानी डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यू बताना इज ए डिफिकल्ट टास्क, रादर की मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताना। तो कभी भी किसी लीनियर ट्रांसफॉर्म, ये मूल मंत्र है, मेरी बात ध्यान रख के जाना, मैं यही काम करता हूँ। कभी भी किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यू बताना है, उससे एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स निकाल लो, और वो भी स्टैंडर्ड बेसिस के सहारे, क्योंकि जो भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा वो Rn से Rm में दिया रहेगा, R3 से R2 में, R3 से R3 में, स्टैंडर्ड बेसिस पता रहेगा। उससे एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स निकाल लो स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में, जो उसकी आइगन वैल्यू होगी वही सेम आइगन वैल्यू इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी आइगन वैल्यू बताना है, उससे एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स निकालना स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में, जो उसकी आइगन वैल्यू होगी सेम आइगन वैल्यू इसकी भी होगी। तो ये फैक्ट क्लोज कर लो, क्योंकि ये इस रिजल्ट के थ्योरम में वही यूज होगा। प्रूफ, एनी हाउ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। आप कह दिए हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यू प्रिसाइजली वही होंगे जो उससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, तो लेट, आप कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो, लेट ए बी द मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू टी with respect to an ordered basis of ordered basis b of b। जो ही टी दिया, टी के साथ कुछ नहीं करोगे, तुरंत उससे एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स निकाल लोगे, कोई भी ऑर्डर्ड बेसिस अपने चॉइस का ले लोगे। मैं बार बार कहता हूं, अगर चॉइस पे डिपेंड करता है तो स्टैंडर्ड बेसिस लेना। तो let A be the matrix associated to V with respect to an ordered basis B of V. Then the eigenvalues of T are precisely
फैक्ट यूज कर रहे हो, आर प्रिसाइजली द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। इसको डायरेक्ट आप एग्जाम स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर ए टी की मैट्रिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बी, तो टी के आइगन वैल्यू सेम सेम वही होंगे जो इस ए के आइगन वैल्यू होंगे। ए के आइगन सिंस जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है वो हर्मिशियन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सिंस टी स्टार इक्वल टू टी हर्मिशियन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जो उससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स होगी वो भी क्या होगी, ये यूज कर सकते, प्रूफ भी कर सकते, उससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स भी क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। हर्मिशियन लीनियर ऑपरेटर से एसोसिएटेड मैट्रिक्स भी क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। सिंस टी स्टार इक्वल टू टी, दैट मीन टी स्टार इक्वल टू टी, तो कामा यानी टी हर्मिशियन है, सिंस टी इज हर्मिशियन, थोड़ा लैंग्वेज ऐसे लिखो एक थोड़ा सी, सिंस टी इज हर्मिशियन, टी आपका दिया गया कि हर्मिशियन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हर्मिशियन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मींस टी स्टार इक्वल टू टी, तो इससे एसोसिएटेड जितने मैट्रिक्स होंगे वो भी हर्मिशियन होंगे, वो भी हर्मिशियन होंगे। ये बड़ा खास होता है, एक मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एसोसिएटेड सारी मैट्रिक्स उसी टाइप के होंगे जिस टाइप का लीनियर ऑपरेटर होगा, अगर वो हर्मिशियन है उससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स भी हर्मिशियन होगी। तो सिंस टी इज हर्मिशियन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ए टी से एसोसिएटेड मैट्रिक्स है, ए आपका हर्मिशियन होगा, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं ये प्रूव कर चुके हो कल ही, प्रूव रियल। लेकिन अब सतर्क रहना, ये डायरेक्ट एग्जाम में मत लिख देना, इसके बाद फिर जब मैट्रिक्स वो प्रूफ पूरा लिखना जो मैट्रिक्स वाला है, ये मैं कहता हूं अब 5 नंबर का सवाल है यहीं लिख दिया लड़के, यहीं से लिख दिए कि सिर्फ टी हर्मिशियन है तो ए हर्मिशियन हो गया, और ए हर्मिशियन है तो उसकी आइगन वैल्यूज रियल हो गई, तो टी की आइगन वैल्यूज रियल हो गई। ये डायरेक्ट मत लिखना, यहाँ वो प्रूफ लिखना जो आप लिखे हो कि मैट्रिक्स ए के आइगन, अगर मैट्रिक्स ए हर्मिशियन है तो उसके आइगन वैल्यूज को रियल दिखाने में जो प्रूफ लिखे हो ना वो पूरा प्रूफ लिखना, पूरा प्रूफ लिखना, तब आपका आना ठीक है कि टी के आइगन वैल्यू भी क्या होंगे, रियल होंगे। लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लेकिन आप वो प्रूफ लिखना, सिंस all the eigen values of A, क्योंकि A हर्मिशियन है, क्योंकि A हर्मिशियन है तो all the eigen value of A are real, और आप कह रहे हो कि A के जो आइगन वैल्यू होंगे एग्जैक्टली वही T के आइगन वैल्यू होंगे, तो सो कामा all the eigen values of T are real, बस मेरा डिस्क्लेमर सावधानी क्या बरतना, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल जो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं ना, इसका पहले प्रूफ लिखना, तब ये लाइन लिखना, इसके बीच में ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल का प्रूफ लिखना इसके बीच में, तब ये लाइन लिख के फिर आंसर लिखना। समय कम है तो इतना लिख दोगे तब आपको आधा नंबर दे देंगे, लेकिन समय अगर आपके पास पर्याप्त है तो प्रूफ लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है आप इतने लिख के चले आए। इसी तरह जो दूसरा रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट क्या किए थे कि दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स है तो ऑर्थोगोनल होंगे। तो एनालॉग रिजल्ट क्या बन सकता है कि अगर कोई हर्मिशियन लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के बीच में, तो दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। ठीक ठीक है, जो दूसरा रिजल्ट का एनालॉग जो बनता है, लेट P be a finite dimensional inner product space, finite dimensional inner product space over a field C, let T from P to V be a Hermitian linear transformation, then the eigenvectors corresponding to eigenvectors यहाँ लिख देना ऑफ टी, स्टैंडर्ड
corresponding, then the eigenvectors of T corresponding to distinct eigenvalues आर ऑर्थोगोनल। फिर क्या करोगे आप ही बताओ, इसका प्रूफ लिखने के बाद फिर क्या करोगे? इससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स निकाल लोगे, और उसके लिए तुम कर चुके हो। समझना कि अगर ये सवाल आता छोड़ के मत आना एग्जाम में, इसको मैट्रिक्स तक एक मैट्रिक्स मान लेना टी का विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑर्डर्ड बेसिस। अब जो इसके आइगन वेक्टर होंगे, जो आइगन वेक्टर ए के होंगे वही आइगन वेक्टर टी के होंगे, सेम है। जो टी के आइगन वेक्टर होंगे वही ए के आइगन वेक्टर होंगे। और फिर ए के लिए तो प्रूव कर लियो, अगर टी हर्मिशियन है तो ए हर्मिशियन हो जाएगा। अगर टी हर्मिशियन है, इससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स भी हर्मिशियन हो जाएगा। और उसके लिए आप प्रूव कर चुके हो कि दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, इसमें यूज क्या करोगे कि जो आइगन वेक्टर्स टी के वही आइगन वेक्टर्स होंगे जो मैट्रिक्स ए के आइगन वेक्टर्स होंगे, मैट्रिक्स ए के आइगन वेक्टर्स वो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो उसी तरह से प्रूफ आप रिड्यूस कर ले जाओगे। इन केस कभी पूछ लेता तो मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं, छोड़ के मत आना। अब जो प्रियांशु कह रहा था वो रिजल्ट कर लिया जाए। लेट P be a finite dimensional P be a finite dimensional inner product space over a field F। F आपका या तो R होगा या C। Let T from V to V be a linear transformation, then the eigenvectors corresponding, then the eigenvectors of T, then the eigenvectors of T corresponding to distinct eigenvalues, corresponding to distinct eigenvalues are linearly independent। ये रिजल्ट आप कह रहे थे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट। ये मैट्रिक्स के लिए भी पूछा जाता है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी पूछा जाता है। राइट डाउन द आर्गुमेंट। प्रूफ लेट v1 v2 vn let v1 v2 vn be eigenvectors of T corresponding to distinct eigenvalues of T। तो अजम्पशन मान लिए कि v1 v2 vn डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज को भी लिख लो तो ज्यादा सही। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n भी एक बार यूज कर लियो। लेमडा 1 लेमडा n फुल स्टॉप। तो v1 v2 vn आपके आइगन वेक्टर्स हैं टी के करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n। प्रियांशु एक क्वेश्चन का जवाब वैसे पूछ रहा रैंडम, आराम से सोच के बताना। क्या v1 v2 vn में से कोई सेम हो सकता है? सब डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों बताए तो सही हो, क्यों डिस्टिंक्ट होंगे? माना तो मैं ये हूं कि ये डिस्टिंक्ट है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n डिस्टिंक्ट है, लेकिन उससे कैसे कंक्लूड करो कि v1 v2 vn भी डिस्टिंक्ट होंगे? कल ही करवाया गया था, कल ही करवाया गया। हाँ, अगर एक आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के अलग अलग आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग अलग आइगन वेक्टर्स होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा दो आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर आए। कल रिजल्ट करवाए थे नहीं वाला कि दो आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जरूर एक आइगन वेक्टर आए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वही हाल जब ये डिस्टिंक्ट है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज होंगे वो भी सब क्या होंगे? डिस्टिंक्ट, क्योंकि सेम नहीं हो सकते, क्योंकि आप ये रिजल्ट यूज कर रहे हो
डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर डिस्टिंक्ट ही होंगे, डिस्टिंक्ट ही होंगे। ये लिखना नहीं है, अपने आप अजम्प्टेड है। दूसरा, क्या v1 v2 vn में से कोई जीरो हो सकता है? क्योंकि आइगन वेक्टर कभी जीरो होता नहीं है। तो पहली बात तो ये सारे डिस्टिंक्ट हैं और एक भी जीरो नहीं है। कंसीडर द, इन्हीं को दिखाना कि एलआई है। तो आप क्या करोगे? वी प्रूव इट बाय इंडक्शन। इसमें इंडक्शन पार्ट 1 में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से वी प्रूव इट बाय इंडक्शन, इंडक्शन we prove it by induction, we prove it by induction। इंडक्शन टेक्निक क्या कहती है? पहले n इक्वल टू 1 के लिए देख लेते सही है कि नहीं। n इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर केवल सिर्फ v1 आएगा, देन v1 और v1 आइगन वेक्टर है तो नॉन जीरो होगा। ये सब बहुत ज्यादा भाषा मत लिखना, v1 आइगन वेक्टर है तो नॉन जीरो होगा। सिंगल्टन सेट कंसिस्टिंग नॉन जीरो वेक्टर, ये जनरल रिजल्ट है किसी वेक्टर स्पेस में। सिंगल्टन सेट कंसिस्टिंग नॉन जीरो वेक्टर क्या होता है? एलआई इज एलआई। तो ये तो हो गया n इक्वल टू 1 के केस में आपका वैलिड है। सपोज, अब इंडक्शन हाइपोथेसिस मानते हैं, सपोज कि n-1 तक के जो आइगन वैल्यू हैं वो एलआई हैं, ठीक है। n-1 तक के जो वैल्यू हैं वो एलआई हैं। फिर आप उसके सारे क्या दिखाओगे कि n के लिए सही, मतलब पूरे n एलआई हो जाएंगे। सपोज कि λ1, सपोज λ1, λ2, λn-1, यानी n एक कम के लिए दिखा रहे हो कि वो एलआई हैं, आर एलआई। अब आपको दिखाना है, वी हैव टू शो दैट सारे एलआई हो जाएं, λ1, λ2, λn आर एलआई, λ1, λ2, λn आर एलआई। अब किसी को एलआई दिखाना है, स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर करो। तो लेट α1, अरे क्या लिख दिया मैं, पता नहीं क्यों प्रिंटिंग मिस्टेक ज्यादा हो रही है। v1 v2 डॉट 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 vn-1, आइगन वैल्यूज तो स्केलर होते हैं, ठीक। v1 v2 vn आर एलआई। अब एलआई दिखाना तो स्केलर, लेट α1 α2 α3 डॉट 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 αn आर स्केलर्स एलिमेंट ऑफ फील्ड such that α1 v1 α2 v2 डॉट 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 αn-1 vn-1 भी लिख देना। और लास्ट वाला क्या आएगा? αn vn इक्वल टू 0। अब आपका टारगेट क्या है कि सारे α1 α2 αn-1 αn 0 हो जाए, αn 0 हो जाए। आप हाइपोथेसिस क्या मान के चल रहे हो इंडक्शन हाइपोथेसिस में? कि इंडक्शन हाइपोथेसिस में क्या मान के चलो, सपोज v1 v2 vn-1, n-1 तक के एलआई हैं। इंडक्शन हाइपोथेसिस पे मान के चल रहे हो ना, n-1 तक हमारी बात सही है। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू n-1, n-1 के लिए सही है। सपोज v1 v2 vn- आर एलआई, जो आपका रिजल्ट है वो n-1 के लिए सही है। आपको दिखाना कि n के लिए भी सही हो जाए। तो आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। एनी हाउ कुछ करने की कोशिश करो कि आपका लीनियर कॉम्बिनेशन आए और vn गायब हो जाए, तब आपका केवल v1 से लेकर के vn-1 तक बचा रहेगा। अभी आप और जब तक दी गई सारी चीज का यूज नहीं कर लोगे तब तक काम बनेगा नहीं। अभी आप लिनियरिटी नहीं यूज किए हो, लिनियरिटी यूज किए हो, ठीक है, टी तो लीनियर मैप है। तो अप्लाई दिस इंप्लाइज टी ऑफ α1 v1 α2 v2 डॉट 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 αn-1 vn-1 प्लस αn vn इक्वल टू 0। यहाँ t0 टी ऑफ 0 0 ही आएगा, ठीक है। टी ऑफ 0, यहाँ भी टी अप्लाई किया, टी ऑफ 0 0 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट 0 लिख दिया हूँ। अब टी की, चूंकि टी लीनियर मैप है, टी वी से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियरिटी यूज करोगे क्या आएगा आपका? α1 t v1 α2 t v2
प्लस डॉट 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 अल्फा एन माइनस वन टी वी एन माइनस वन टी एन माइनस वन प्लस अल्फा एन टी वी एन इक्वल टू 0 एज टी इज लीनियर। टी इज लीनियर, टी की लीनियरिटी यूज, एज टी इज लीनियर, टी लीनियर है क्योंकि v1 आइगन वेक्टर है लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग। आप डिफिनेशन यूज करो, v2 आइगन वेक्टर है लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग, vn आइगन वेक्टर है लेमडा n के करस्पॉन्डिंग। रिस्पेक्टिवली लिखे हो नहीं, उसमें नहीं लिखोगे तो वहां रिस्पेक्टिवली बढ़ा देना, ठीक है। अगर आप रिस्पेक्टिवली नहीं लिखे होगे तो वहां बढ़ा देना करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रिस्पेक्टिवली, से पता चले कि हालांकि नोटेशन से भी है कि v1 लेमडा 1 का ही होगा, लेकिन भाषा थोड़ा रिस्पेक्टिवली। दिस इंप्लाइज अल्फा 1, अगर वी लेमडा 1 आइगन वैल्यू है, v1 लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, तो टी वी वन क्या हो जाएगा, लेमडा v1, लेमडा 1 v1। टी वी वन इज नथिंग बट लेमडा 1 v1। अगर v1 लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है तो डिफिनेशन यही कहती है टी वी वन बराबर लेमडा v1 प्लस अल्फा 2 टी वी टू लेमडा। अब समझ गए होगे आप, ठीक है। लेमडा 2 v2, क्योंकि v2 लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर था, डॉट 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 अल्फा n माइनस वन वी एन माइनस वन लेमडा n माइनस वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर था, तो टी वी एन माइनस वन क्या आ जाएगा, लेमडा n माइनस वन वी एन माइनस वन। सिर्फ आइगन वैल्यू की डिफिनेशन ही बार बार यूज हो रही है, टी ऑफ वी इक्वल टू लेमडा ऑफ वी, वी एन माइनस वन लेमडा n माइनस वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स था, तो टी वी एन माइनस वन की जगह लिख दिया लेमडा n माइनस वन वी एन माइनस वन प्लस अल्फा n और टी वी एन लेमडा वी एन, लेमडा वी एन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब इन इक्वेशन 1 और 2 से ऐसा कुछ करो कि वीएन गायब हो जाए, ये लेमडा एन छूट रहा है यहाँ पे, लेमडा एन वीएन गायब हो जाए, अल्फा एन लेमडा एन वीएन, वीएन गायब हो जाए। तो देखो यहाँ अल्फा एन वीएन है, कमी किसकी पड़ रही है, लेमडा। इस इक्वेशन में आप लेमडा एन से मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा एन से मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 2 को घटा दो, चाहे 2 में से उसको घटा दो चाहे मल्टीप्लाई कर। तो बाई, मैं सीधे लिख रहा हूँ, बाई लेमडा एन से मल्टीप्लाई करोगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, और माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये करने जा रहे हो। से आपका जो रिक्वायर्ड, मेरा टारगेट है, मैं अपने टारगेट पर्पज के तहत कर रहा हूँ, मेरा एक उद्देश्य है, मुझे गायब करना है वीएन वाला टर्म, वीएन वाला टर्म गायब करना है, क्योंकि इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम ये मान के चल रहे हैं कि v1 v2 vn माइनस n li है, ये मान के चल रहे हैं। ऐसा इक्वेशन बने जिसमें vn न रहे, ऐसा इक्वेशन बने जिसमें vn न रहे, तो आपको गायब करना। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा था अल्फा एन लेमडा एन वीएन, यहाँ अल्फा एन वीएन उपलब्ध, लेकिन लेमडा एन की कमी हो रही थी। अब यहाँ लेमडा एन लाना है तो डायरेक्ट तो ला नहीं सकते, सब में लाना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन में आप लेमडा एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आएगा, और घटा भी दोगे 2 तो घटाओगे तो क्या आएगा आपका अल्फा 1, आप लोग एग्री करना चाहिए, यही आएगा लेमडा एन माइनस लेमडा 1 वी एन। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सारी यूज हो रही है, जो यूज हो रही है यूज हो रही है, बहुत एडवांस अलजेब्रा में पहुंच गए हो। अल्फा 1 यहाँ भी है, अल्फा 1 यहाँ भी है, वो बाहर हो गया, यहाँ लेमडा एन था, यहाँ लेमडा 1 है, तो लेमडा एन माइनस लेमडा 1, और v1 यहाँ भी था, v1 यहाँ भी था, v1 बाहर हो गया। इसी तरह से दूसरा टर्म क्या आएगा, अल्फा 2 लेमडा एन माइनस लेमडा 2 v2 और प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या आएगा, हाँ अल्फा एन माइनस 1, अल्फा एन माइनस 1 लेमडा एन माइनस 1, आंसू का बोल रहा है, लेमडा एन माइनस लेमडा एन माइनस 1 वी एन माइनस 1, और ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। यहाँ अल्फा एन लेमडा एन वी एन मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ आई है तो घट के खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 0। सिंस जो आपके v1 v2 vn माइनस 1 है, वो आप मान के चल रहे हो कि ये li है, और li वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर वैनिश कर रहा है तो सारे स्केलर्स क्या हो जाएंगे, 0, सारे 0 कर दो।
यहां से इंप्लाई होगा, मैं ऐसे लिख दूं कामा, सबको अलग अलग में लिख करके आई फॉर्म में लिख दे रहा हूं, अल्फा आई लेमडा एन, लेमडा एन तो हर जगह है ना, लेमडा एन तो हर जगह है, लेमडा एन माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई इक्वल टू 1 2, कहां तक आई कहां से कहां तक वेरी करेगा, एन माइनस 1, ठीक है समझ रहे हैं आप लोग, एन माइनस 1, सबको अलग अलग लिखने से बढ़िया ऐसे लिखा करो, अल्फा आई लेमडा एन माइनस लेमडा आई इक्वल टू, जहां आई आपका 1 से लिखो सब कवर हो जाएंगे, सब हो गए ठीक। अब आप बताओ जब कह रहे हो कि लेमडा कितने आइगन वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, क्या लेमडा एन लेमडा आई के बराबर होगा, क्योंकि लेमडा आई आपका एन माइनस 1 तक ही है, नहीं ये पहले में लेमडा 1 रहा होगा, लेमडा एन लेमडा 1 के बराबर नहीं है, जब आई 2 होगा तो लेमडा एन लेमडा 2 रहा होगा, बराबर नहीं है, सिंस आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो लेमडा, और कोई लेमडा यहाँ कोई लेमडा एन होने वाला नहीं है, इसका मतलब ये हमेशा नॉन जीरो होगा, दिस इज नॉन जीरो, और अगर ये नॉन जीरो तो फिर जीरो किसको होना पड़ेगा, अल्फा आई इक्वल टू 0, अगर ये नॉन जीरो और दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो, तो एक को जीरो होना पड़ेगा, अल्फा आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 n माइनस 1, ये लिखते रहना, एज क्यों ऐसा कर पा रहे हो, क्योंकि एज ये जो लिखे हो लेमडा एन माइनस लेमडा आई इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 n माइनस 1, कि आप मान के चलो दे आर डिस्टिंक्ट, मैक्सिमम आप लेमडा एन माइनस 1 तक जाओगे, कभी लेमडा एन आएगा ही नहीं, बराबर हो ही नहीं सकता, तो जीरो होगा नहीं, ये नॉन जीरो होगा, तो वजह से अल्फा आई जीरो हो गया, अल्फा आई जीरो होने का मतलब क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन माइनस 1 जीरो हो गया। अब इस वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुटिंग अल्फा आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू n माइनस 1 इंटू इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या पाओगे, आप 1 में रख रहे हो और कौन सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन माइनस, आई आपका वैरी कहाँ कर रहा है 1 से लेकर के n माइनस 1 तक, चलो अल्फा 1 0 अल्फा 2 0 अल्फा एन माइनस 1 0, सब खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपका, अल्फा एन वी एन इक्वल टू 0, केवल एक टर्म बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, अल्फा एन वी एन 0, आइगन वेक्टर कभी जीरो होता है, वी एन आइगन वेक्टर है, तो वी एन आपका फिर नॉन जीरो हो गया, और वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी का थी अल्फा डॉट वी अगर जीरो है तो एक को जीरो होना पड़ेगा, तो ये नॉन जीरो तो इसको जीरो होना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज अल्फा एन इक्वल टू 0, ये एज पी एन इज नॉन जीरो। यहां यहां तक के आपके, अब ऊपर पूरा कंक्लूड करो इस लाइन को, यहां तक के आपके अल्फा 1 से लेके अल्फा एन माइनस 1 तक के जीरो हो गए, और यहां से अल्फा एन जीरो हो गया, इसका मतलब सारे स्केलर जीरो हो गए, तो हेंस अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू डॉट 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 अल्फा एन सब जीरो, और यही आपका टारगेट था, जो ही ये जीरो हो गया, दिस प्रूव्स दैट दिस प्रूव्स दैट दिस प्रूव्स दैट जो v1 v2 डॉट 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 vn आर li वेक्टर्स, li वेक्टर्स, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, अगर सेट वाइज पूछे उसका सेट बनाओगे तो एल सेट होगा, एल सेट होगा वी का, एल सेट होगा वी का, एक बार पढ़ो इसको, उससे ये कि आप एग्जाम में वो लीनियर ऑपरेटर के लिए पूछ रहा है, मैट्रिक्स के लिए पूछ दे रहा है, आप दिक्कत यही होती, अब डिपेंड करता किसी लिए, अब दोनों एक ही जैसा होता है, तो यही रिजल्ट सेम, इसलिए इन दोनों हमेशा हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स के साथ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला करवाते चल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, तो लेट ए बिलोंग्स टू एम एन एफ, ए बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है फील्ड एफ के ऊपर, जहां आपका एफ या तो आर है या तो सी, देन द आइगन वैल्यूज the eigenvalues then the eigenvalues of A corresponding to
corresponding to distinct eigenvalues, distinct eigenvalues आर एल आई। आपसे पूछो ये जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो किसके एलिमेंट होंगे, ये थोड़ा डिफिनेशन समझना। आइगन वेक्टर अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो किसके एलिमेंट होते हैं? मैट्रिक्स से जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो किसके एलिमेंट होते हैं? नहीं नहीं, एफ लिखो तो क्या एफ एन का एलिमेंट होता है। आइगन वेक्टर तो एफ एन का होगा। डिफिनेशन नहीं लिखो कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर इन एफ एन। वेक्टर तो वेक्टर स्पेस का होगा। दैट ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। तो ये जो वेक्टर हो आइगन वेक्टर हमेशा अगर फील्ड एफ ले रहे हो तो यहाँ आर और सी दोनों हो सकता है, इसलिए मैं एफ ले। तो अगर जो आइगन वेक्टर होंगे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आइगन वेक्टर कहाँ के एलिमेंट होंगे, एफ एन ओवर एफ के एलिमेंट होंगे। आइगन वेक्टर अगर ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है फील्ड एफ के ऊपर, तो आइगन वेक्टर्स हमेशा एफ एन ओवर एफ के वेक्टर्स होंगे, एफ एन ओवर एफ के नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे। जैसे प्रियांशु अगर मैं कह दूं कि आपका आइगन वेक्टर है m3 ओवर एफ, तो वह कहाँ का एलिमेंट होगा? नॉन जीरो वेक्टर होगा f3 ओवर एफ का, नॉन जीरो वेक्टर होगा f3 ओवर एफ का। ये छोटी छोटी बातें थोड़ा अपने प्रूफ में तो थोड़ा खोल खोल के देखा करो m3 एफ का। अब इसका प्रूफ लिखना मान लो ये आ गया, तो फिर वही कहानी, हर मैट्रिक्स से आप फिर वही कहानी क्या करोगे, हर मैट्रिक्स से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएट करवा सकते हो, और उसके लिए प्रूफ कर ही चुके हो, फिर उसके लिए प्रूफ लिख देना खटाखट, ठीक है। और आप कहते हो कि अगर मैट्रिक्स एसोसिएटेड जितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उनके वही आइगन वैल्यू होंगे जो ए के आइगन वैल्यू होंगे। समझ पा रहे हो? तो अगर उसका यूज कर लोगे उस रिजल्ट का यहाँ पे, और अगर इंडिपेंडेंटली करना चाह रहे हो तो इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हो प्रूफ। एक तरीका वो भी है कि तुरंत खटाक से ए से आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बना लेना, इससे एसोसिएट होने वाला, और उसके लिए तो प्रूव कर लिए हो। और आप कहते हो कि एक मैट्रिक्स एसोसिएटेड जितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे सबकी आइगन वैल्यूज सेम होगी, आइगन वेक्टर भी सेम होंगे। ये वाइस वर्सा है, इसको मैं बार बार कहता हूँ, ये दोनों तरफ से ए से जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएट हो रहे होंगे ये बार बार बस ये बोलता हूँ कि बहुत लोग अलजेब्रा में यही दो बातें समझ, ए से एसोसिएटेड जितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इससे एसोसिएटेड जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे सब सिमिलर होंगे, सब सिमिलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ठीक है। इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यूज वही होगी जो इन सबकी आइगन वैल्यूज आपस में बराबर होगी, इसकी आइगन वैल्यूज वही होगी जो इसकी आइगन वैल्यूज होगी। ये इधर से उधर जा सकते हो। कभी आपके पास ट्री है, इससे एसोसिएटेड मैट्रिसेज मिलेंगे ए बी सी डी, ये सिमिलर मैट्रिसेज होंगे, इनकी आइगन वैल्यू सेम होगी, वही इसकी होगी। इधर से इधर, और यानी मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में आने जाने पे आप कमांड कर लो, सारे सवाल आप लीनियर अलजेब्रा सॉल्व कर लोगे, तो इंडिपेंडेंट में आप फंस जाओगे, ठीक है। क्यों होता क्या है कि ए एसोसिएटेड जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे सिमिलर होंगे, और सिमिलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम आइगन वैल्यूज रखेंगे। तो जो आइगन वैल्यूज यानी T1 के जो आइगन वैल्यूज होगा वही T2 का आइगन वैल्यू होगा, वही T3 का आइगन वैल्यू होगा, वही T4 का आइगन वैल्यू होगा, और वही ए का भी आइगन वैल्यू होगा, वही ए का भी आइगन वैल्यू होगा। तो अगर आपको दिखाना है कि ए क्या ये था ये, और अगर इंडिपेंडेंट दिखाना चाह रहे हो तो लेट मान लो x1 x2 डॉट 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 xn the आइगन वेक्टर्स ऑफ A corresponding to distinct eigenvalues
डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा n, x1 x2 कैपिटल x1 fn का एलिमेंट है, ये ध्यान रखना। कैपिटल x1 fn का एलिमेंट, कैपिटल x2 fn का एलिमेंट, कैपिटल xn भी fn का एलिमेंट। लेट x1 x2 xn बी आइगन वेक्टर्स ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा n ऑफ ए। अब आपको दिखाना है कि ये Li, तो प्रोसेस फिर वही होगा, इंडक्शन। तो we prove it by induction। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए आपका वेक्टर क्या आएगा, x1। क्योंकि आइगन वेक्टर है तो ये नॉन जीरो एलिमेंट होगा किसका, प्रियांशु नॉन जीरो एलिमेंट होगा किसका, हाँ वेक्टर है ना fn का, नॉन जीरो एलिमेंट है ये fn का नॉन जीरो एलिमेंट। और किसी भी fn ओवर f भी तो वेक्टर स्पेस है, किसी भी वेक्टर, ये जनरल रिजल्ट है, किसी भी वेक्टर स्पेस में सिंगलटन सेट कंसिस्टिंग नॉन जीरो वेक्टर हमेशा Li होगा। Li कॉपी पेस्ट प्रूफ है, कॉपी पेस्ट प्रूफ जैसे वहां की हो। अब फिर मान लोगे कि n-1 के लिए सही है, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, सपोज दैट आपके पास थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दे रहा हूं, सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू, the result is true for n-1 यानी n-1 के लिए सही। दैट मीन्स दैट इज कि x1 x2 xn-1 आर Li, ये Li है आपके पास। अब आपको दिखाना कि x1 x2 xn Li हो जाए, तो लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n फील्ड का एलिमेंट, fn ओवर f वेक्टर स्पेस है, फील्ड f ही है, इन f such that अल्फा 1 x1 प्लस डॉट 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 अल्फा n-1 xn-1 प्लस अल्फा n xn इक्वल टू जीरो वेक्टर। और fn का जीरो वेक्टर कॉलम वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, ये जीरो आपका fn का जीरो है, याद रखना, जीरो ऑफ fn कॉलम वेक्टर की तरह 0 0 0 0 0 0। अब इसी में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करा दो दोनों साइड, जैसे वहां लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करते थे, यहाँ क्या करोगे, यहाँ मैट्रिक्स आपके पास, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड करवा दो। तो a अल्फा 1 x1 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डॉट 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 a अल्फा n-1 xn-1 और प्लस a मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अल्फा n xn, ये सब कॉलम वेक्टर हैं, ये अपने दिमाग में रखना, ये सब कॉलम वेक्टर हैं, इस सब n क्रॉस 1 की मैट्रिसेज हैं, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और ये आपका n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इक्वल टू a इंटू जीरो मैट्रिक्स, ये कॉलम वेक्टर की तरह सोचना, जीरो मैट्रिक्स 0 0 0, ये कॉलम वेक्टर 0 0 0 है, ये a इंटू जीरो, वही कहानी सिमिलर प्रूफ है एकदम। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से जो ये तो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, ये बताओ ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और ये आपका n क्रॉस 1 का, क्योंकि कॉलम वेक्टर है, जितना यहाँ कॉलम उतना यहाँ रो, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। स्केलर आप बाहर कर सकते हो, तो अल्फा 1 a x1 लिख दो, और प्लस डॉट 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 अल्फा n-1 a xn-1, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, स्केलर आप बाहर कर सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू a इंटू जीरो, जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है, जीरो वेक्टर ऑफ fn ही आएगा, जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे में तो जीरो वेक्टर ही रहेगा। और फिर आइगन वैल्यू की दिस इंप्लाइज दैट a x1 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा 1, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू x1 आपका क्या हो जाएगा, लेमडा x1 प्लस डॉट 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 अल्फा -1 a xn-1, वैसे क्या हो जाएगा आपका
लेमडा लेमडा एक्सएन माइनस वन, एक टर्म आप यहां छोड़ दिए हो, अल्फा एक्सएन, हाँ ये वाला टर्म छूट रहा, अल्फा एन ए एक्सएन, अल्फा एन ए एक्सएन, एक टर्म छूट गया था ये वाला, ठीक है, अल्फा एन ए एक्सएन एक साथ कर लिए, और प्लस, ठीक है, ए एक्सएन आपका हो जाएगा लेमडा एन एक्सएन इक्वल टू जीरो कॉलम वेक्टर, ये एफ एन का जीरो है। अब वही जैसा सिमिलर प्रूफ है, फिर आप इसको मानोगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानोगे इक्वेशन नंबर 2। अब वही कहानी फिर कि ये अल्फा एन एक्सएन वाला टर्म गायब हो जाए, तो यहाँ अल्फा एन लेमडा एन एक्सएन है और यहाँ अल्फा एन एक्सएन है, तो यानी लेमडा एन की कमी पड़ रही है, लेमडा एन से मल्टीप्लाई कर दो 1 में और फिर 2 को घटा दो, तो बाई लेमडा एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में, और उसमें से 2 घटा रहे हो, तो वी गेट, क्या पाओगे, जो आपको चाहिए वही मिल जाएगा, एक्सएन वाला टर्म गायब हो जाएगा। आएगा क्या आपका जब घटाओगे, अल्फा, ये लेमडा 1 है, ठीक है, ये लेमडा एन माइनस वन, लेमडा 1 लेमडा एन माइनस वन, घटाओगे क्या आएगा आपका, अल्फा लेमडा एन माइनस लेमडा 1 x1, अल्फा 2 लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 x2, और प्लस डॉट 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 अल्फा एन माइनस वन लेमडा एन माइनस लेमडा एन माइनस वन, लेमडा एन माइनस वन एक्सएन माइनस वन, और ये वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, उसी को तो गायब करना था, इक्वल टू जीरो। और चूंकि आप मान के चल रहे हो कि x1 x2 या कैपिटल x1 कैपिटल x2 कैपिटल xn माइनस वन वो एलआई है, सिंस x1 x2 डॉट 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 xn माइनस आर एलआई वेक्टर्स इन fn ओवर f, fn ओवर f, और एलआई वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कर रहा है तो सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे। आप यहां से लिख सकते हो अल्फा अल्फा 1 क्या, यहाँ पे अरे ये लेमडा एन, लेमडा ये कितना लेमडा एन, ठीक है, तो अल्फा यानी लेमडा एन आपका हर जगह है, फिर उसी समेशन फॉर्म में लिखोगे अल्फा आई लेमडा एन माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो, यानी ये सारे स्केलर जीरो करोगे तो एक ही साथ लिखना है, तो अल्फा आई लेमडा एन माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 टू एन माइनस वन, 1 टू एन माइनस वन। अब फिर वही कहानी, ये आपका नॉन जीरो है क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट है, और आई कहाँ तक जा सकता है, एन माइनस वन, तो लेमडा एन अलाउड नहीं होगा, तो लेमडा एन माइनस लेमडा वन भी नॉन जीरो होगा, लेमडा एन माइनस लेमडा टू भी नॉन जीरो होगा, लेमडा एन माइनस लेमडा एन माइनस वन भी नॉन जीरो होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होगा तो फिर इसको जीरो होना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा आई इक्वल टू जीरो, अगर ये नॉन जीरो तो अल्फा आई को जीरो होना पड़ेगा, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 टू एन माइनस वन, एज क्योंकि लेमडा एन इज नॉट इक्वल टू लेमडा आई, लेमडा एन लेमडा आई के बराबर नहीं है, वेयर आई जो आपका है क्यों बराबर नहीं, क्योंकि आई आपका एन माइनस वन तक ही है और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, आप मान के चलो डिस्टिंक्ट, तो ये जब बराबर नहीं है डिफरेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ये जीरो नहीं हो सकता तो इसे जीरो होना पड़ेगा। यहां से आप पाए कि अल्फा 1 से लेकर के अल्फा एन माइनस वन तक जीरो हो गया, अब अल्फा 1 इक्वल टू जीरो, अल्फा 2 इक्वल टू जीरो, अल्फा एन माइनस इक्वल टू अल्फा एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो पुटिंग अल्फा आई इक्वल टू जीरो, जहां आई रेंज कर रहा है आपका 1 से लेकर के एन माइनस वन इंटू वन वी हैव जब आप रखोगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन माइनस वन जीरो, तो केवल बचेगा आपका क्या, अल्फा एन एक्सएन इक्वल टू जीरो, एक टर्म बचेगा अल्फा एन एक्सएन, एक्सएन आइगन वेक्टर है और आइगन वेक्टर कभी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब इसको फिर जीरो होना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज अल्फा एन इक्वल टू जीरो, एज एक्सएन बीइंग आइगन वेक्टर कैन नेवर बी जीरो,
वेक्टर एक है, ये जीरो वेक्टर एफ एन का है। अब इन दोनों को साथ देख लो, सारे स्केलर जीरो हो गए। यहाँ से अल्फा 1 से लेकर के अल्फा n माइनस 1 तक का जीरो है, और यहाँ अल्फा n जीरो हो गया। हेंस अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 डॉट डॉट इक्वल टू अल्फा n सब आपका जीरो हो गया। और जो ही जीरो हुआ तो लीनियर कॉम्बिनेशन आप वैनिश कराए थे, स्केलर जीरो हो गए, इसका मतलब जो x1 x2 xn है वो एल हो गए। 10 x1 x2 डॉट 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 xn आर एल वेक्टर्स इन, हमेशा ये ध्यान रखना एफ एन ओवर एफ के अंदर है, एफ एन ओवर। आप मैट्रिक्स का आए तो आप ये लिख देना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आए तो वो लिख देना, दोनों प्रूफ मैंने कर दिया। और कोई ऐसा कुछ ट्रिक है नहीं, इंडक्शन हाइपोथेसिस लग रही है, बहुत छोटा सा सिंपल से आर्गुमेंट है। अब आप 5 मिनट के लिए रुक जाओ, फिर मैं पढ़ाता हूँ। आज खाए दर्द हो रहा है थोड़ा सा हल्का सा।